हेडलाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा तरीन घटनाओं और जटिल विषयों पर चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं उन्हें आपके लिए सरल बनाने की। मैं हूँ शिशी और मैं किरण। आज हम एक ऐसी पीढ़ी पर नजर डाल रहे हैं जिसका असर दुनिया भर की राजनीति पर महसूस किया जा रहा है। जेन जी यानी हमारे युवा मतदाता ये तकनीक के साथ पले बढ़े हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और चुनावी समीकरणों में इनका वजन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये हैं कौन, इनकी सोच क्या है और क्या ये पारंपरिक राजनीति से कितने अलग हैं, ये समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पार्टियां इन्हें लुभाने की कोशिश तो कर रही हैं, पर क्या वे इन्हें वाकई समझ पा रही हैं? चलिए इस युवा पीढ़ी की राजनीतिक नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इनकी पहचान से। मोटे तौर पर ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1990 के दशक के अंत और 2010 की शुरुआत के बीच हुआ जी। और ये कोई छोटा समूह नहीं है। अमेरिका में ही देखें तो 2024 में 4 करोड़ से ज्यादा जेन जी वोटर थे। 4 करोड़? हाँ, और उनमें से लगभग आधी आबादी करीब 45% अल्पसंख्यक समुदायों से थी। अच्छा। भारत में भी इनकी तादाद करोड़ों में है और बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। और ये सिर्फ संख्या में ही नहीं, इनकी सोच भी बहुत विविध है। इनकी एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये डिजिटल नेटिव हैं। डिजिटल नेटिव मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए। बिल्कुल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब इनकी दुनिया का आप कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है और अपनी ज्यादातर जानकारी ये वहीं से पाते हैं। पारंपरिक न्यूज चैनल से कम। हाँ, शायद इनसे कम। इसका असर इनके मुद्दों और प्राथमिकताओं पर भी दिखता है। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि इनके लिए सबसे अहम मुद्दे कौन से हैं। क्या ये वही मुद्दे हैं जो पिछली पीढ़ियों के लिए थे? कुछ तो हैं, लेकिन कुछ बहुत अलग भी। रोजगार और अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी चिंता है, खासकर भारत जैसे देशों में। अच्छा। दिल्ली में एक सर्वे हुआ था 2025 चुनाव से पहले। उसमें 60% युवाओं ने बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बताया था। 60%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी। और वैश्विक स्तर पर भी देखें तो आर्थिक स्थिरता, अच्छी शिक्षा और नौकरी के मौके इनकी पहली प्राथमिकताओं में है। और वो समाजवाद वाली बात अमेरिका और यूके में। हाँ, वो एक दिलचस्प पॉइंट है। अमेरिका और यूके में युवाओं का समाजवाद की तरफ झुकाव पिछली पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा सकारात्मक पाया गया है। क्यों, क्या लगता है? शायद ये आर्थिक असुरक्षा की भावना को दर्शाता है। मौजूदा सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसी सोच हो सकती है। आर्थिक मुद्दों के अलावा सामाजिक तौर पर इनकी पहचान क्या है? इन्हें अक्सर प्रगतिशील कहा जाता है। हाँ, आमतौर पर तो यही माना जाता है। ये LGBTQ+ अधिकारों, लैंगिक समानता जैसे मुद्दों के हिमायती दिखते हैं। दिल्ली वाला आंकड़ा भी था शायद। हाँ, दिल्ली में ही 85% युवा वोटरों ने महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा माना था। और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, उसको लेकर तो ये पीढ़ी बहुत मुखर रही है। वो स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट वगैरह। बिल्कुल, वो सब इसी का सबूत हैं। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज है जो इनके लिए बहुत जरूरी है, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता मतलब नेताओं के खोखले वादे या दिखावा इन्हें पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं, ये ईमानदारी चाहते हैं। दिल्ली के ही 53% युवाओं का मानना था कि मीडिया पक्षपाती है। अच्छा। जो दिखाता है कि सूचना को भी आलोचनात्मक नजर से देखते हैं। हाँ। सतही नारों के बजाय ये पार्टी के घोषणा पत्र, उनको ज्यादा महत्व देते हैं। घोषणा पत्र को 66%। हाँ, और उम्मीदवार की विश्वसनीयता को 62%। ये नीतियों को समझना चाहते हैं, सिर्फ हेडलाइन नहीं। तो क्या ये किसी एक राजनीतिक खेमे से बंधे हैं या ये मुद्दे देखकर वोट करते हैं? अमेरिका में क्या रुझान दिख रहा है? वहां तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं बदल रही है। हाँ। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ झुकाव ज्यादा दिखता था। हाँ। लेकिन हाल के चुनावों में, खासकर युवा पुरुषों में, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ रुझान बढ़ता दिखा है। तो एक तरह का जेंडर गैप वो साफ दिख रहा है। दिलचस्प। लेकिन ये भी सच है कि 2018 और 2020 में इनकी वोटिंग भागीदारी काफी बढ़ी थी, तो असर तो डाल रहे हैं। और भारत में यहाँ इनकी राजनीतिक सक्रियता कैसी है? क्या यहाँ भी मुद्दे ही हावी हैं? यहाँ भी जमीनी मुद्दे ही ज्यादा मायने रखते दिख रहे हैं। नौकरियां, सुरक्षा, प्रदूषण। ऐसा लगता है कि पारंपरिक पार्टी या वो जो जातिगत समीकरण होते हैं, हाँ। उनका असर इन पर शायद थोड़ा कम हो रहा है। और ये सड़कों पर भी उतरे हैं, नागरिकता कानून हो या किसान आंदोलन। हाँ, उनमें इनकी भागीदारी दिखी थी। बिल्कुल, वोट डालने की इच्छा तो है। दिल्ली में 71% ने कहा था, पर कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे वोटर ID न होना या सिस्टम से थोड़ी उदासीनता। और दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या कोई एक ट्रेंड है, वामपंथ या दक्षिणपंथ? नहीं, तस्वीर काफी मिली जुली है। जैसे कोलंबिया और ब्राजील में युवा वामपंथ की तरफ झुके दिखे। अच्छा। तो अर्जेंटीना में दक्षिणपंथ की तरफ। यूरोप में भी अलग अलग देशों में अलग अलग रुझान है। तो कोई एक लेबल नहीं लगा सकते? मुश्किल है।
हाँ, एक बात जो थोड़ी आम दिखती है वो ये कि ये शायद पिछली पीढ़ियों की तुलना में कम राष्ट्रवादी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों जैसे फिलिस्तीन पर ज्यादा सहानुभूति रखते हैं। ये सब स्थापित राजनीतिक दलों के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। वो इनसे कैसे जुड़ें, क्या करें? यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद सबसे मुश्किल भी। पारंपरिक तरीके अक्सर काम नहीं कर रहे हैं। जैसे भारत में 2024 के चुनाव में देखें तो किसी भी बड़ी पार्टी ने युवाओं के लिए कोई बहुत स्पष्ट और आकर्षक रोडमैप पेश नहीं किया, ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है। और ये सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी नहीं चाहते, इन्हें शासन में वास्तविक हिस्सेदारी चाहिए, जिसे को-गवर्नेंस कहते हैं। को-गवर्नेंस मतलब नीतियों बनाने और लागू करने में सक्रिय भूमिका? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ वोटर नहीं बने रहना चाहते, और जैसा आपने कहा, ये सूचित भी हैं। दिल्ली में 88% अपने उम्मीदवारों को जानते थे, फिर भी चुनावी तामझाम पर शक करते हैं। हाँ, संस्थाओं पर भरोसा भले ही कम हो रहा हो, पर ये चाहते हैं कि सरकार सक्रिय भूमिका निभाए। ये एक विरोधाभास जैसा है। तो पार्टियों को क्या करना चाहिए? उन्हें इनसे इनकी भाषा में इनके मंचों पर बात करनी होगी। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब जरूरी है। लेकिन सिर्फ वहां होना काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। प्रामाणिकता और ठोस मुद्दों पर बात करनी होगी, दिखावा नहीं चलेगा। और उन्हें समझना होगा कि इनका वोट लगातार निर्णायक होता जा रहा है। भारत में 2029 तक आधे से ज्यादा वोटर। हाँ, जीन-जी और युवा मिलेनियल्स मिलकर ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो संक्षेप में कहें तो जीन-जी एक ऐसी पीढ़ी है जो विविध है, मुद्दों पर केंद्रित है, डिजिटल दुनिया में रची बसी है और जिसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हाँ, इनकी राजनीतिक पहचान अभी भी कह सकते हैं बन रही है और दुनिया भर में अलग अलग शक्ल ले रही है। बिल्कुल। और उनकी प्रामाणिकता और ठोस नतीजों की मांग जो है वो स्थापित राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और शायद बदलने का एक मौका भी। हाँ, ये भी है। उन्हें अनदेखा करना अब किसी के लिए मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ भविष्य के वोटर नहीं हैं, ये आज के एजेंडा सेटर हैं। बिल्कुल सही कहा। आज के लिए बस इतना ही। हेडलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और विश्लेषण सुन सकें। जी हाँ। और आप अपने विचार या भविष्य के एपिसोड के लिए विषय हमारे साथ जरूर साझा करें। सुनने के लिए धन्यवाद।